दिल्ली सरकार ने और वहाँ के जो संबंधित ऑफिसर्स हैं पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए। बताने के बाद लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी, तो वो 37 सवा से 1.5 घंटा लेट फायर हुई है। आप मजाक कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जैसे जैसे स्थितियां भ्रष्टाचार की, करप्शन की बढ़ी हैं, लोगों का लालच बढ़ा है, वैसे वैसे लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई। ये बड़ी आज की चर्चा दर्दनाक है। घटनाओं से ऐसी जलती हुई ये चर्चा है जिसकी गर्मी, जिसकी लपट हम और आप अगर बातों में महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं जब हम और आप या कोई भी हम में से ऐसी किसी घटना का शिकार हो ही जाएगा। गर्मी के मौसम में वैसे तो आग लगना स्वाभाविक रहता है, ज़रा सी चूक होती है, मानवीय चूक होती है तो उस वजह से तो आग लगती ही है। लोड बढ़ता है जब बिजली पर तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते ही हैं। जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स बिजली के लगते हैं, उसमें भी कई बार इस तरीके की घोर अनियमितताएं होती हैं जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थितियां पैदा होती ही हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि हम जो भवन बना रहे हैं, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो होटल्स बना रहे हैं, कोई भी सार्वजनिक स्थान जो कवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका, उन जगहों पर हमारे जो सुरक्षा उपाय होने चाहिए, क्या देश में, देश के किसी राज्य में, किसी राज्य के किसी ज़िले में, किसी ज़िले के किसी कॉलोनी में, किसी खास इलाके में कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जहां पर नॉर्म्स का सही तरीके से पालन हुआ इतने बड़े देश में? और जब नहीं होता है तो उसका नतीजा यह है कि कभी दिल्ली का कोई होटल जल जाता है, कभी मुजफ्फरपुर का कोई अस्पताल जल जाता है, कभी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग जाती है, कभी किसी घर में आग लग जाती, और जाता क्या है? लोगों की जिंदगी। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। अगर सब कुछ शांति से चल रहा है तो चलने दो, हादसा हो जाए तो हाय तौबा कर लो। जो राजनीति करते हैं वो अपनी तरीके से राजनीति कर लें, लेकिन रियलिटी चेक कोई नहीं करेगा। जनता जिस तरीके की है, जिस तरीके का पूरा समाज बनता जा रहा है, यकीन मानिए कि पूरे देश में स्थितियां इस तरीके की हैं कि हमारे और आपके भवन अपनी तरह के एक लाक्षागृह ही बन चुके हैं। सार्वजनिक स्थान जो हैं वो तो हैं ही ऐसे, ख़ास तौर से जो सकरी गलियों में हैं, जहां पर नियम कानून को धता बताते हुए इमारतों पर इमारतें चढ़ा दी गई हैं, मंजिल पर मंजिल बनती चली गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर कहीं भी आप देश में चले जाइए, आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और दर्जनों लोग काल के गाल में चले गए। जिन लोगों की मौत हुई है वो अभी कुछ साल और जिंदा रह सकते थे, उनकी उम्र थी, लंबी उम्र थी, अगर सिस्टम की लापरवाही से वो आग की लपटों में न गिर गए होते। दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना बताती है कि देश की राजधानी में किस तरह से अंधेरगर्दी का खेल चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आज अभी हो गया बस 2-4 दिन में, ये चलता चला जा रहा है। किसी ने ज़मीन खरीदी होगी, किसी ने उस पर मकान बनाया होगा, किसी ने उस पर मंजिलें चढ़ाई होंगी, और जब ये चढ़ रही थी, अलग अलग तरीके की जो स्कीम्स आ रही थी, जिस तरीके की लोगों को आदत हो गई है कि अपना रास्ता किसी भी तरीके से बना लेना, उसी का परिणाम है कि चिराग तले अंधेरा। अगर समझना है इस बात को तो दिल्ली में हुआ जो रेस्टोरेंट कांड है, अग्निकांड है, इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए।
आखिर ये सारी स्थितियां कब तक ऐसी ही पैदा होती रहेंगी और ये सब कब तक चलता रहेगा? दिल्ली के जिस रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना हुई, वहां पर लोग खाना खाने गए थे। बेड एंड ब्रेकफास्ट 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुआ था, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। वो दिल्ली सरकार उस समय जो थी कांग्रेस की, वो तैयार ही नहीं कर पाई दिल्ली को इस तरीके से कि राष्ट्रमंडल खेल हो सके। राष्ट्रमंडल खेलों की जो इंस्पेक्शन कमेटी थी, जिसको ये हरी झंडी देनी थी कि दिल्ली तैयार है, जब वो उसके अधिकारी यहां आए, उन्होंने पहली मर्तबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मना कर दिया। सुरेश कलमाड़ी हुआ करते थे, वो लेकर के गए उन अधिकारियों को और वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कराई थोड़ी देर के बाद। उसके बाद दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों के लिए तैयार थी। रेस्टोरेंट में लोग व्यंजन का स्वाद लेने पहुंचे थे, आके लपटों में स्वाहा हो गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने नियम कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई थी जिस पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट B&B ये स्कीम थी क्योंकि लोग विदेश से आ रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो दिल्ली सरकार ने उस समय एक रास्ता निकाला, केंद्र सरकार ने एक रास्ता निकाला, केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, कि लोग अपने घरों में जो कमरे हैं उसी में 1 या 2 कमरे इस तरीके से व्यवस्था बना लें कि उसमें विदेशी मेहमानों को ठहराया जा सके। उसको B&B का नाम दिया गया। जिन लोगों के पास 2 कमरे थे, जिनके पास 4 थे, 6 थे, उसके हिसाब से मतलब एक उनको अलाउ कर दिया गया। जिस होटल में आग लगी वहां 6 कमरों का ही परमिशन थी, लेकिन बना रखे गए थे 25। आप कल्पना कीजिए, क्षमता से ज्यादा कमरे और सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन। कई घरों को उजाड़ कर चला गया जो हादसा हुआ। दिल्ली की घटना पर लोग मातम मना ही रहे थे, तब तक आग की लपटें बिहार के मुजफ्फरपुर से आग लगने लगी। निजी अस्पताल के 5वें फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में पूरा अस्पताल धुएं से भर गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बाहर कहां से निकले। आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना से कुछ ही देर में जिंदगियां छिन गईं। लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला। सबसे हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल का स्टाफ मौके से फरार हो गया। आरोप है कि अस्पताल में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन मौत के आंकड़े को छिपा लिया गया, शवों को गायब कर दिया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप है कि नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर अस्पताल का संचालन हो रहा था। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने खुद कहा है कि बिहार में कुकुरमुत्तों की तरीके से अस्पताल अपने पैर पसार रहे हैं और अगर ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई न की गई तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं होंगी। अस्पतालों पर कार्रवाई हो जाएगी, रेस्टोरेंट का मालिक गिरफ्तार हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि जो सिस्टम चल रहा है क्या वो रुक पाएगा? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाएं, क्या वो मान जाएंगे? सिस्टम को अपनी चपेट में लेकर जिस तरीके से माफिया हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, क्या उस पर लगाम लगेगी? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान हैं जो इन घटनाओं के बाद आए हैं, वो भी सुनिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और दिल्ली सरकार ने और वहाँ के जो संबंधित ऑफिसर्स हैं पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम आम जनता से भी हमारी सरकार वहाँ की लगातार उनको आगाह कर रही है और शीघ्र से शीघ्र उनको हम व्यवस्थित ढंग से जो आग के जो कारण हैं उनको हम बता पाएं, उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड को बहुत चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारण क्या, कितनी आग लग रही है और लोग मर रहे हैं। जगह जगह आग लग रही है, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसमें कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए। हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए। और वहां पे रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि 8 बजे आग की सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड को दी, 8 बजे, और 9:15 से 9:30 के बीच में फायर ब्रिगेड आई, यानी कि 1.25 से 1.5 घंटा लेट फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो इस आग वाली जगह से 3 मिनट की दूरी पे है, 500 मीटर है मुश्किल से। तो आग बुझाने के लिए 1.5 घंटा क्यों लगा? नेहरू प्लेस का जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो 10 मिनट दूरी पे है। और सरकार द्वारा ये झूठ क्यों बोला जा रहा है कि 8:50 पर फायर ब्रिगेड को बताया गया
9 बजे फायर ब्रिगेड आ गई। 8:15 बजे तो वहां के युवा गद्दे बिछा के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। जिस तरीके की स्थिति बनी है, देखिए 2 तरीके से घटनाएं होती हैं। आमतौर पर गर्मी के मौसम में आग लग भी जाती है, पहाड़ भी जल रहे हैं। हमारे सरकारें जो उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो, जम्मू कश्मीर, अलग अलग समय पर पहाड़ों पर भी आग लगती है। इसे जंगल की आग कहते हैं, पहाड़ की आग कहते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। शहरों के अंदर भी जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं वहां पर अक्सर आग लग जाती है। कोई बीड़ी सिगरेट जलती हुई अगर फेंक देता है तो इस तरीके की स्थितियां होती हैं। घरों में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं। वजह होती है कि आप ओवरलोड, मतलब जो कनेक्शन है उससे ज्यादा, और जैसे ही बिजली पर भार पड़ा, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। उसके बाद आग लगने का अवैध पटाखे बनते हैं, अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, रिहायशी इलाकों में अलग अलग तरीके के कॉमर्शियल काम किए जाते हैं, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ी होती है। और उसके बाद ये बिल्डिंग्स हैं जो होटल के रूप में है, जो हॉस्पिटल के रूप में है, सार्वजनिक घूमने फिरने के स्थान हैं, उन जगहों पर भी आग लगती है। और वो आग किस तरीके से क्यों लगती है, उसकी जो जांच रिपोर्ट होती है वो आती भी है, तो उसको आज तक सार्वजनिक किस तरीके से किया जाता है वो शायद हम और आप समझते हैं, जानते हैं। हमारे साथ में इस समय हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं। मुकेश मीणा जी हैं हमारे साथ में, स्पेशल कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के, पूर्व स्पेशल कमिश्नर रहे हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी हैं हमारे साथ में, मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मुकेश मीणा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। जिस कैडर से आप बिलोंग करते हैं उसमें, मतलब प्रशासनिक अमले में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जिनको अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग्स के लिए, घरों के लिए एनओसी देने का काम करना होता है, मौके पर जाकर के चेक एंड बैलेंस करना होता है ताकि लोगों की जिंदगियां सुरक्षित रहें। और आप तो दिल्ली में रहे हैं, चाहे वो लालडोरा का इलाका हो, चाहे अब तो नहीं रहा, लेकिन जिस समय पे भी था वो जगह तो आज भी मौजूद है। जिस तरीके का यहाँ हौजरानी में घटना हुई है, संकरी गलियां हैं, दसियों मंजिल बना करके लोगों ने मकान खड़े कर दिए हैं, किराए पर चल रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब आप लोग जो नौकरी करते हैं वो 35-40 साल की रहती है। अभी मैं अनिल जी के पास जाऊंगा या इनके जैसा कोई भी लीडर बैठा होगा, उसकी मियाद होती है कुल 5 साल। 5 साल के बाद वो वापस पब्लिक के बीच में जाता है। तो असली जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है कि ये देश सही तरीके से चले, कोई जिला सही तरीके से चले। क्यों नहीं हो पाता है? देखो, इसमें सभी जगह सिस्टम बने हुए हैं। सभी डिपार्टमेंट को सरकार ने निर्देश दे रखे हैं। सभी की एसओपी बनी हुई है कि किस तरह कार्य प्रणाली कर ली है। लेकिन इस तरह का जो नोटिस आता है बहुत दुखद है। ये कंसर्न जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब इस तरह के जैसे अब फायर की जैसे इंसिडेंट होता है, सबसे पहले फायर में एनओसी देखी जाती है। उसमें जैसे कि आप दिल्ली का देखो, एग्जिट केवल एंट्री 1 थी, जो उसको परमिशन 6 कमरों की दी थी, वो बहुत ज्यादा कमरे चला रहा था। तो सारी एजेंसीज को देखना चाहिए था कि क्यों चला रहा है, क्या उससे अगर कोई प्लस जो भी उसकी एक्चुअली आप किसी भी मल्टी उसमें स्टोरी बिल्डिंग देखो तो उसमें आप देखोगे कि सिस्टम ऑन इन प्लेस सारे के सारे होने चाहिए, सारे के सारे नियम हैं। आप देखोगे कि जो स्पेशली जो बिजली की फिटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, वो उनका सिस्टम सही होना चाहिए। कहाँ जो होना चाहिए उस तरह होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से होना चाहिए, जो नॉर्म्स दे रखे हैं बिल्डिंग बायलॉ से। इसके अलावा फायर के लिए जो भी एग्जिट रूट्स होते हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा डिसास्टर, केवल ये फायर है,
वो तो कोई भी डिजास्टर हो सकता है, कल को अर्थक्वेक भी आ सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए सारे के सारे जो सिस्टम से वो इन प्लेस होने चाहिए सारे के सारे, और पुलिस को और फायर को और बाकी सब एजेंसीज को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। अब जैसे कि उसमें बोले कि वो लाल डोरा में मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है, मैं रोक रहा हूं। आपने जो जवाब दिया है वो ठीक बात है, ये नॉर्म्स हैं, कानून हैं, उनका पालन होना चाहिए। ये इस देश में कौन होगा जो नहीं जानता है, सब जानते हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का जो कॉमन मैन है, मतलब जैसे आप इसी मकान जिस रेस्टोरेंट में आग लगी उसका जो मालिक है, उसकी क्या नियत रही होगी वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे, लोग थे, फायर के लोग थे, एमसीडी के लोग थे, अधिकारी, पार्षद नहीं, मेयर नहीं, उसको तो अपनी ड्यूटी, कोड ऑफ कंडक्ट पता था ना कि उसको किस बात की तनख्वाह मिल रही है, उसका काम क्या है। नहीं, सभी को मालूम है, लेकिन ऑफ लेट मैं आप बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को थोड़ा प्रेशर में रखा है सरकारों ने धीरे धीरे, क्योंकि ये फील किया जाता है कि दिल्ली पुलिस को बीट ऑफिसर या कोई जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है, वहां पुलिस पहुंचती है और परेशान करती है और करप्शन करती है। उसके लिए अभी एक आध साल पहले एक इंस्ट्रक्शन निकाला कि कोई भी पुलिस अधिकारी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, केवल इंटीमेशन देगा। अब इंटीमेशन अगर देता है तो एक्शन एमसीडी ले या नहीं ले। तो ऐसे केस में अगर आप पुलिस को रोकते हो केवल करप्शन के कारण की करप्शन ही करेगा, जरूरी थोड़ी है सब लोग करप्शन करें, करप्शन तो किसी भी उसमें कर सकते हो, इसको मतलब तो डिपार्टमेंट को बंद नहीं कर सकते। तो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे जो रोक लगाई है उनको जाने पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन से, उस वजह से लोगों को बिल्कुल भय खुल गया कि पुलिस तो आएगी नहीं, पुलिस का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जिस तरह होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए पुलिस लाइसेंसिंग ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस की, वो लाइसेंस देती थी। अब हमारे जो पूर्व ऑनरेबल एलजी हैं, उन्होंने कुछ आदेश निकाले, उन्होंने रिलैक्स कर दिए। दिल्ली पुलिस का जो रोल है बिल्कुल बहुत कम कर दिया। तो मैं तो कहूंगा, मैं तो रिटायर हो गया, लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहूंगा, बहुत ही सीरियस कमेंट है। अगर पुलिस को दोबारा रीइंफोर्स नहीं किया, उनकी पावर नहीं दी, इस तरह के हाथ से दिल्ली पुलिस में आप बार बार देखोगे, क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम इसलिए बनाया जाता है बहुत बड़ी सिटी में, क्विक एक्शन हो, डिजास्टर रिलेटेड जो रिलेटेड, पुलिस को ऐसी अथॉरिटी दो कि इमीडिएट एक्शन ले। लेकिन अब पुलिस को बहाना मिल जाता है, कल को इंक्वायरी होगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, बोलेगा ठीक है हमने को सरकार ने मना कर रखा है, हम फिर बोलेंगे हमको कुछ नहीं कर रखा, तो इमीडिएटली वो बच जाएंगे पुलिस वाले। तो पॉइंट है कि सरकार को चाहिए कि पुलिस की अथॉरिटी कमजोर नहीं करे, अगर वो करप्शन कर ले, कंप्लेंट आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये केस में, ये तो एक केस है। नहीं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो भाई पुलिस जा करके कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक ये है कि पुलिस जा करके क्या चेक करेगी, लेकिन एलडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जेई पहुंचता है और उसके बाद कुछ ले दे करके और कंस्ट्रक्शन चालू रहता है। तो अथॉरिटी दिल्ली में भी है, एमसीडी है, तो ये जिम्मेदारी तो उधर से भी आती है। पुलिस की पावर कम की गई, वो अपनी जगह पर है। पुलिस को भी ऐसा होना चाहिए था कि उसकी पावर कम ना हो, उंगली ना उठे, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट रेस्पॉन्डर पुलिस है। कोई भी इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले पुलिस पहुंचती है। तो बेटर है कि पुलिस की जो अथॉरिटी दिल्ली पुलिस में इतने सालों से दे रखी थी, कई सालों से, तो अचानक उसको विड्रा करके अचानक उसको करने की क्या जरूरत है? सोच समझ के कोई पावर दी होगी, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल सिटी है, यहाँ पे सारी एजेंसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसमें विजिलेंस है, सीबीआई है, सारी एजेंसी है। अगर आपको लगता है कोई परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, पैसे लेता था, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पावर कम कर दीजिए। उसके अलावा मैं बिहार का जो एग्जाम्पल देता हूं, सच बोला है कई ने कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल के नॉर्म्स वगैरह दे रखे हैं सरकारों ने, अब जैसे उन्होंने लागू नहीं किए हैं, रेगुलर जो भी अथॉरिटी है उनको चेक करना चाहिए, जो भी चेक नहीं किए तो उनकी लापरवाही है। और मैं बेसिकली जब भी आग लगेगी शॉर्ट सर्किट से, ज्यादातर ऐसे फीलिंग हुए हैं, बेसमेंट को मिसयूज करते हैं। आप देखो सीढ़ियों में सामान रख देते हैं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस बिल्कुल खत्म हो जाता है फायर की और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के। इसके अलावा आप बिजली का जो कनेक्शन वायरिंग है, प्रॉपर वायरिंग नहीं होती मोस्टली। तो आप देखा चाहिए वायरिंग पे गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना चाहिए। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग या कहीं पे भी, या वायरिंग जो बेचते हैं लोग,
इनका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। यही वैसे वायरिंग नहीं होनी चाहिए जो कि वायरिंग इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आप- अगर देखा जाए तो किसी भी बिल्डिंग में ऐसे ही वायरिंग से ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है मुकेश जी, आपने अपनी बात रखी है। हम डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी के पास चलते हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक तो डॉक्टर्स की जो अपनी वक्त है वो जिस तरीके की है वो तो अपनी जगह है, लेकिन खासतौर से जो अस्पताल खुलते हैं, एक हाई स्कूल फेल कबाड़ी वाला, रिक्शे वाला अगर किसी तरीके से जीवन में ऊपर उठा और उसके पास पैसे आए तो उसके बाद वो अपना एक केवल अस्पताल बना ले, इतना ही भर नहीं है। उदाहरण है इसके, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन लूंगा नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज तक वो चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तक वो चला रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वहां पर जिस तरीके की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिस तरीके की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, किसी के पास पैसा होना एक चीज है और जिस तरीके के अस्पताल बिल्डिंग्स खड़े होते हैं उसमें जो अस्पताल चल रहे होते हैं वो एक दूसरी चीज है। तो इस तरीके के क्या प्रावधान है जिससे कम से कम जो अस्पताल खोलने वाला है और जिस तरीके के उसमें पैरामीटर्स होने चाहिए उन चीजों का भी कोई चेक एंड बैलेंस हो? मैं बताता हूं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं कल के दुखद हादसे पर अपना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज अस्पताल में जो हुआ है विभत्स हादसा, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। देखिए, भारत में जो समस्या है भ्रष्टाचार की है। अस्पताल को रन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभिन्न प्रकार की एनओसी की जरूरत होती है, जो एनओसी विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न डिपार्टमेंट से प्राप्त की जाती है। जहां तक कि आज आग लगने की बात है तो उसमें केवल फायर एनओसी की समस्या होती है कि फायर डिपार्टमेंट क्या चेक करता है और उसी चेक के आधार पर, उसके गुणवत्ता के आधार पर आपने जो बनाया है उस पर एनओसी दी जाती है। पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद बहुत अस्पतालों की भरमार आई हुई है, जहां जैसे आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ वो अपना एक अस्पताल खोलता है, उस पर कोई ना अनुभव है, ना उस पर कोई वरीयता है, ना उस पर कोई प्रमाण पत्र है। अस्पताल खोलता है और वो अस्पताल अपने हिसाब से खोलकर और विभिन्न डिपार्टमेंटों को पैसा देकर एनओसी प्राप्त कर लेता है और अपने यहाँ कुछ डॉक्टरों को ऑनलाइन रख लेता है, जिसे ऑन कॉल बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मरीज आया, डॉक्टर बुलाया, इलाज किया और डॉक्टर चला गया, और वो जो मरीज है वो तीमारदारों के सहारे और अनअटेंडेड स्टाफ, जो सही स्टाफ नहीं होता है, जिसे हम झोला छाप कहते हैं, या बिना डिग्री वाले स्टाफ पैरामेडिकल होते हैं, उनके सारे छोड़ दिया जाता है। बात आते हैं दोबारा अग्निकांड की। तो अग्निकांड में क्या है कि वो जो अनुभवी लोग अस्पताल खोलते हैं और वो पैसा देकर भ्रष्टाचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एनओसी, फायर एनओसी है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की एनओसी है, या उसके बाद सीएमओ की एनओसी है, ये विभिन्न प्रकार की एनओसी पैसा देकर प्राप्त कर लेते हैं। जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया नहीं जा सकेगा तब तक देश में ऐसी जघन्य अपराधों की संख्या, ऐसे विभत्स हादसे होते रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक ही कहना है कि इन सारे अस्पताल या जितने भी हॉस्पिटल, ठीक है डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ में इस समय अतुल गर्ग जी जुड़े हैं, डीजी हैं अग्निशमन विभाग दिल्ली से। मैं अतुल जी आपसे समझना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी इमारतें हैं जो फायर एनओसी से परे हैं, उनके पास नहीं है। तो अभी इस घटना के बाद क्या सबक मिला है विभाग को, क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं? मैं इसमें ना पहले एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगा। दिल्ली फायर सर्विस की क्या भूमिका है जी। हम एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमारे पास फील्ड स्टाफ नहीं होता है। हमारा फायरमैन, हमारा स्टाफ फायर स्टेशन के अंदर रहता है 24 घंटे छुट्टी पे जाता है, और उस 24 घंटे में उसको फायर कॉल अटेंड करनी होती है। फायर कॉल अटेंड करता है और वापस आ जाता है। तो आप ये बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई इंस्पेक्शन हुआ, सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ। दैट इज नॉट द मैंडेट टू अस, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए फील्ड स्टाफ लाइक पुलिस, लाइक एमसीडी and other things. Now it comes to the NOC. We are a technical department. Any government department can refer an application for a fire NOC. Suppose some doctor wants to take a NOC, a hospital wants to take a NOC, guest house want to take a NOC, वो अप्लाई एमसीडी को करेगा। एमसीडी हमारे पास एप्लीकेशन को भेजती है, हम उसको जाके चेक करते हैं
और हम उसको बताते हैं ये ठीक है या नहीं है। नाउ लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल इशू ए लाइसेंस आफ्टर गेटिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट। तो फायर डिपार्टमेंट की भूमिका इसमें बहुत लिमिटेड है कि फायर डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन किया, अभी अनऑथराइज चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं इस बात को इससे जोड़ता हूं, अभी 3 दिन पहले की बात है, एक बिल्डिंग साकेत में गिर गई जी। नाउ उस बिल्डिंग में आग निकली, वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, यहाँ पे आग लगी, ओनली डिफरेंस है। बट वो बिल्डिंग में इलीगल थी, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर लिया। इस बिल्डिंग के लिए भी वही लोग रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने बिल्डिंग बनने दी, उनको चलने दी। फायर डिपार्टमेंट का रोल बहुत बहुत लिमिटेड है। ये डिपार्टमेंट क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें आग ना लगती तो आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि साकेत में आपने नहीं पूछा। पर करेक्टर ऑफ द बोथ द बिल्डिंग आर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे थे, वो कुछ और कर रहे थे, ये इसमें रूम में अपने आदमी टिका रहे थे। बट responsibility lies with the building authority who allowed to construct this building, who allowed people should live there, people should work there। ऑफिस बनाए, 5 स्टोरी बनाती उस एरिया में 5 स्टोरी बिल्डिंग अलाउड ही नहीं है। तो फायर सर्विस का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है दिल्ली के अंदर, और जो मैक्सिमम जो रोल है वो बिल्डिंग अथॉरिटी का, जिसने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए परमिशन दी और उसको देख, बिल्डिंग एक दिन में तो बनी नहीं। तो हमारा रोल जो है फायर सर्विस का रोल बहुत बहुत लिमिटेड है इसमें। ठीक है, एक चीज जो आपने अपने जवाब में कही है, थोड़ा सा मैं इस पे मैं चाहूंगा रोशनी डाल दें। आपने कहा कि एमसीडी के पास एप्लीकेशन जाती है, एमसीडी आपके पास भेजती है कि भाई इनको फायर एनओसी चाहिए, आपका आदमी जाता है, इंस्पेक्शन करता है। तो ऐसी कितनी बिल्डिंग्स है दिल्ली में जिसको आपने एनओसी के लिए नहीं में रेकमेंड किया है? कोई आंकड़ा होगा ना? ये देखिए बिल्कुल होगा आंकड़ा। मैं अभी, क्योंकि मेरे पास ये डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आई हैव रिटायर्ड नाउ, तो आई डू नॉट हैव एग्जैक्ट डेटा। यस, पर हमारे पास कितने एनओसी दिए, कितने केस रिफर हुए, कितनों को मना किया, हो गया। पर मैं दूसरी एक और बात भी बता दूं, जिस एरिया में ये है, इस एरिया में वहां पे एनओसी मिल नहीं सकता, क्योंकि रोड की विड्थ कम है, बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है। तो ये जितने एरिया है इनमें एनओसी मिलना संभव ही नहीं है, बिकॉज जो उसके मानक है, उसके लैंड है, उसमें 2 जीने होने चाहिए। आपकी रोड की विड्थ इतनी, देखिए आप फायर टेंडर जाएगा कैसे? जिस जगह में ये था, आप देखिए गाड़ी को दूर रोका हमने, फिर हम गए, फिर हमने होज बिछाए। तो ये जो एरिया है, ये ऐसे बहुत, दिल्ली में यही एरिया नहीं, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती और जहां पे ये एक्टिविटी हो रही है। नाउ इट इज अप टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जैसे इसमें बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिया गया और उसके आड़ में उसने जाकर कमरे बनाए, चलाए। अब देखिए फॉरनर आके ठहर रहा है, अगर रोज फॉरनर वहां आ रहे हैं तो कोई तो उनको देख रहा होगा कि भाई 6 कमरों का लाइसेंस है और ठहर रहे हैं वहां पे 50 लोग। नहीं, अतुल, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो छोटा छोटा ब्लॉक्स मतलब बनता है, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कुछ एमसीडी की है, कुछ इसकी है, कुछ उसकी है, मतलब छोटा ब्लॉक बन के ही एक बिल्डिंग बन रही है, आप ऐसे समझिए। अभी सवाल जो मेरा मेन था, जैसे हमारे यहां, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, उत्तर प्रदेश में कोई बिल्डिंग बनती है तो जो फायर डिपार्टमेंट है हमारा, वही वहां का आदमी जाता है, एनओसी देता है। अगर ऑब्जेक्शन लग गया तो फिर ठीक है, एलडीए है या जो अथॉरिटी भी है वो अपनी तरह से उसके ऊपर सील वील करके जाती है। दिल्ली में भी ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एनओसी नहीं मिली है, या आपने जैसा बताया कि उस इलाके में किसी भवन को एनओसी नहीं दी जा सकती है, तो यह बात सर पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। शेखर त्रिवेदी हो, चाहे केरल से आने वाला आदमी हो, दिल्ली में आने पर अगर उसको होटल में ठहरना है तो उसको पता होना चाहिए। ये जो इतने सारी चीजें हैं, ये कहीं तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। मतलब आपने जैसे बताया कि आपका रोल इतना है, तो उसी तरीके से आप ये भी तो बता सकते हैं कि साहब इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके आगे की जानकारी वहां मिलेगी। मैं ठहरता। देखिए मैं इस पर रिस्पॉन्ड करता हूं। आप तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं फिर ये बात को कह रहा हूं, ये बिल्डिंग कभी रिफर नहीं हुई, इसने कभी अप्लाई नहीं किया, ये इसने कभी पूछा नहीं कि मेरे को क्या फायर सेफ्टी अरेंजमेंट चाहिए। तो ये फायर डिपार्टमेंट को ये एक गेस्ट हाउस चल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? बिकॉज हमारे पास फील्ड, मैं बताया ना कि हम लोग कोई दर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। वही हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बात है कि वहां पे गेस्ट हाउस चल रहा है, तो ये गेस्ट हाउस की इंफॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंचेगी? ये कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि ओनर ने अप्लाई करना है, एमसीडी ने उसको फॉरवर्ड करना है। ओनर ने इस केस में अप्लाई नहीं किया, ही नेवर आस्क्ड फॉर ए फायर एनओसी बिकॉज ही वाज अवेयर कि यहाँ एनओसी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग बनी तो रहने के लिए थी। आपने उसमें गेस्ट हाउस बना दिया, 2 जीने इसमें है नहीं। ये हमारे सारे नॉर्म, अगर आपको एक गेस्ट हाउस खोलना है
तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जनरली सारे बिजनेसमैन को पता है कहाँ एनओसी मिल सकता, कहाँ नहीं मिल सकता, और वो कोई ना कोई लूप होल लगा के, जैसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का एक लाइसेंस लेके उसके आड़ में उसने पूरे इसको चलाया। तो ये जिम्मेदारी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी मेनली बिल्डिंग अथॉरिटी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, फायर डिपार्टमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। हम कोई लाइसेंस नहीं देते हैं, हम फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बेस पे लाइसेंस मिलता है। अतुल साहब, मेरा एक भी सवाल आपसे लाइसेंस पे रहा भी नहीं है इतनी देर में, अगर आपने गौर किया हो। मैं तो सिर्फ आपकी जो भूमिका है, जो फायर टेंडर की या फायर डिपार्टमेंट की भूमिका है, मैं बस अपने सवालों को वहीं तक सीमित किया हूं। आपने कहा कि ये इस इलाके में या ये रेस्टोरेंट आपके पास नहीं आया, एनओसी के लिए आपके पास कोई रेफर नहीं आया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अतुल साहब कि जितनी जगह आई हैं, मतलब दिल्ली में, क्या आप पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह सकते हैं कि जिन जिन जगहों के एनओसी आई है आपके डिपार्टमेंट में, चाहे एक ही जगह से आई हो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ विभाग ने उस पर हां या ना की रिपोर्ट लगाई है, और अगर कल को खुदा न खास्ता वहां पर दुर्घटना होती है तो फायर विभाग एनओसी वाले रोल के लिए अपनी जिम्मेदारी सेट करेगा? मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस पे इतना ही बता दें। बिल्कुल, ये आपका बात बिल्कुल ठीक है। जहां हमने एनओसी दिया हुआ है वहां फायर विभाग की जिम्मेदारी सेट होती है, और इसमें पास के बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं कि एनओसी दिया था, उसमें कुछ दुर्घटना हुई और मेरे अफसर की जिम्मेदारी सेट हुई। ये बिल्कुल सच बात है, और फायर डिपार्टमेंट इस बात से कभी पीछे भी नहीं हटेगा अगर मैंने एनओसी दिया। मैं एक दूसरी और बात बताना चाहता हूं कि एनओसी हमारा जो है, बहुत मानक जो है वो काफी टफ है। अगर मानक टफ ना होते तो सभी लोग एनओसी ले भी लेते ना। हमारा एनओसी मिलने के लिए काफी आपको रिकमेंडेशन, काफी चीजें करनी पड़ती हैं, और वो रिकमेंडेशन पूरी करना के बाद ही एनओसी दिया जाता है। तो इस बात में फायर डिपार्टमेंट कभी पीछे नहीं हटा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलें। हाँ, तभी नहीं हटा, और हमारे जो अफसर थे उनकी जिम्मेदारी तय हुई है। राजेंद्र नगर वाले जिसमें जो 3 बच्चों की डेथ हुई थी पानी में डूबने, उसमें हमारे 2 अफसर की जिम्मेदारी तय हुई थी, और वो अभी तक सस्पेंडेड है, 1 साल हो गया। तो दिल्ली के लोग कम से कम, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है हमारी, अतुल जी उनको क्या आश्वासन दे सकते हैं देश को अपने पद के हिसाब से, अपनी छोटी सी भूमिका के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट की छोटी सी भूमिका के हिसाब से, कि हम अगर दिल्ली आए तो हम क्या चीजें देख करके कहीं रुकें, और रुकें भी कि ना रुकें? देखिए, ये मैंने बहुत सारे चैनल्स पे कहा है, लोग मेरे ऊपर हंसे भी कि अतुल जी आप ऐसे बात करते हो। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, आप रूल बना लीजिए, वायलेशन फिर भी होगा, फिर भी दुर्घटनाएं होंगी। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, मैं एज ए सिटीजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये मतलब घटनाएं कम हो सकती है, सख्ती से, पर होती रहेगी। जब मैं ये बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, आपने पूछा कि जब आप एक बैंक्वेट हॉल में जाते हैं और शादी के लिए बैंक्वेट हॉल को बुक करते हैं, आप उसका एसी देखते हैं, उसका खाना देखते हैं, उसकी सजावट देखते हैं, पर आज तक कभी नहीं किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास फायर एनओसी है, आपके यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं नहीं है। होटल के लिए भी कहते हैं, जब आप जा रहे हैं होटल में ठहरने जा रहे हैं, तो इसमें क्या शर्म है या आपके जीवन का बयान कि भाई साहब आपने एनओसी लिया हुआ है, आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसमें 2 जीने क्यों नहीं है? और जितनों को हमने लाइसेंस दिया हुआ उसकी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है, आप चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं बुक करने से पहले कि इस होटल को एनओसी है या नहीं है, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट इसमें है या नहीं है। बिल्कुल अतुल जी, आज बाकी कुछ हो या ना हो दिन भर में, लेकिन आज एक बात आपने हमारे दर्शकों के लिए और पूरे देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि हम किसी बैंक्वेट में जाते हैं तो हमको क्या क्या चीजें पूछनी है। ये जरूर एक पॉइंट आज ऐड हुआ है सबके जीवन में। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, यही शुरू से मैं आपको इस जगह तक लाना चाह रहा था कि कोई एक बात तो ऐसी होगी जिससे हमारे पास सवाल हो सकता है, मन में ना हो, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के, आप वो सवाल हमें दे सकते हैं ताकि कहीं से तो शुरू हो। कॉमन आदमी, आप देखिए उपहार सिनेमा कांड 1997 में हुआ था, जो हुआ था, क्या आप किसी के, आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं उस घटना को सोच करके, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली उसी तरीके से हर साल किसी ना किसी हादसे का शिकार होती है, हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई घटना होती है।
तो ये सवाल आपकी तरफ से अगर हमें मिलेंगे, हम ही सवाल पूछे पत्रकार के नाते, जरूरी नहीं है। आज आपने देश को एक महत्वपूर्ण सवाल दिया है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। मैं आज की खबर की ओर से इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अतुल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी थे। संजीव अग्रवाल जी, आप प्लीज अपनी बात को पूरा करें। चलिए, हमारे साथ में सतीश कुमार जी हैं, पटना से नगर पार्षद हैं। सतीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं बिहार में, एक अस्पताल में आग लगी, कल कहीं और भी घटना हो सकती है, ये जो जगह जगह लाक्षागृह खड़े हो गए हैं, और अभी हम दिल्ली के डीजी से बात कर रहे थे फायर के, उनका भी ये कहना था कि साहब एनओसी तक है, एनओसी तक हमारी सीमा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे आगे भी जिम्मेदारी तय होती है, अथॉरिटीज हैं, वो क्या करती हैं? सर नमस्कार। नमस्कार शेखर जी, नमस्कार। 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 मैं पटना नगर निगम का पार्षद हूँ। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है, और कोई भी फायर से बचने का कोई भी संसाधन सिर्फ दिखाने के लिए है। कुछ दिन पहले महावीर मंदिर स्टेशन के ठीक सामने पाल होटल में आग लगी और लगभग 10 लोग उसमें जल के मर गए थे। सिस्टम कब चलता है? आज मुजफ्फरपुर में घटना घटी, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तब आप लोगों के माध्यम से, चैनल का आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से ये सब घटना का चर्चा होती है, लेकिन फिर जब आप लोग के यहां से ये चर्चा खत्म होती है, सिस्टम सो जाता है। सिस्टम को जगाना पड़ा। अभी एक डॉक्टर सब बता रहे थे। अरे तो आप तो चुने हुए नुमाइंदे। नहीं, वो क्या बता रहे थे? एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, उसके बाद अनिल जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। सतीश जी, आप पार्षद हैं, आपके इलाके में बिल्डिंग बनती होगी, आपके पास दसियों लोग लेटर लिखाने आते होंगे, कोई जेई अगर कोई भवन बनवा रहा है, किसी ने गलत स्लैब डाली या कुछ मामला होता होगा, उधर पार्षद जी जरा देखिए, इसको समझाइए, हम आप ही के क्षेत्र के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल ये मत सोचिए कि जो सरकारी नौकरी में जो चुना हुआ नुमाइंदा है वो भी अथॉरिटी है, वो कहां जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं। मेरा जो इलाका है पूरे बिहार का कोचिंग का हब है। मैं जहां का पार्षद हूं, बाजार समिति का क्षेत्र, वार्ड नंबर 47 कोचिंग का हब है। मैं लगातार सरकार से प्रयास करता हूं। अनलीगल मकान जहां 2 फ्लोर बनना चाहिए, 6 फ्लोर बना हुआ है। 6 फीट के गली में दोनों तरफ मकान बना हुआ है। हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन अभी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। जितना भी लगभग अनैतिक मकान बन रहा है, जहां 2 फ्लोर का परमिशन मिलना चाहिए, वहां 6 फ्लोर का मिला हुआ है। हम लगातार आवाज उठा रहे। आज अस्पताल में आग लगी है, कल होटल में आग लगी है, और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और नगर निगम के अधिकारी और मैं सभी को आगाह करता हूं, सिस्टम चेंज कीजिए। जहां पर गलत है उसको रोक लगाइए। ऐसा ना हो कि जब घटना घट जाए तब हम लोग, क्या होता है, आतंकवादी घटना घट जाती है। नहीं, वहां तक मत जाइए, वहां ठीक है सतीश जी। सर इसी में एक सेकंड सर। हाँ। आतंकवादी घटना घट जाती है, तब देखते हैं चारों तरफ सील कर दिया जाता है, जांच होता है, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा। मेरा यह कहना है सर कि कोई भी सिस्टम में जो आग लगा, अभी से ही दिल्ली में लगा संकरी गली में 6 तल्ला क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग, उसमें आग लगी। ना निकलने का रास्ता, ना जाने का रास्ता। ठीक है, वो सब मकान को चेक होना। ठीक है सतीश जी, मैं आता हूं, अभी आ रहा हूं। आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, मुकेश जी ने इस बात की ओर इशारा किया था। मैं अनिल जी से भी एक उनका वर्जन ले लूं। अनिल जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि देखिए, घूम फिर करके एक बात यह भी आ रही है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर बांध देती है। इस बात को आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे, या फिर आप ये मानेंगे
कि दिल्ली में जो पुरानी सरकार थी, हो सकता है कि कुछ नियमों में इस तरीके का एलजी ने किया हो। मैं पूरी बात को मीणा जी की मतलब सिरे से खारिज नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन आमतौर पर काम करती है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो जिसका एलजी को दखल देना पड़ा हो और अपनी तरीके से रोल मोट हुआ हो। शेखर जी, पहली बात तो ये है, ये जो दुखद घटना हुई नहीं होनी चाहिए, और जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो निश्चित तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं, और उस जिम्मेदारी के साथ हमको जो करना चाहिए हम लगातार कर रहे हैं। अभी जो मीना जी ने कहा है कि वे पिछली बार एलजी ने इस तरह के आदेश दिए हैं, लेकिन अगर ऐसे आदेश देने की जरूरत जो पड़ी है वो कहीं ना कहीं कुछ जिस तरीके से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मीना जी ने इस बात को माना भी है। तो जो एक मछली है जब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो जो पॉलिसी मेकर है वो इस बात को करते हैं कि एक मछली वजह से तालाब गंदा हो रहा है तो इस मछली को बाहर निकाल दो, नहीं इस विषय को ही खत्म कर दो। आपने नहीं अनिल जी, आपने मछली बाहर नहीं निकाली। अगर मछली निकाल दी होती तो नियम शिथिल न करने पड़ते। आपने आपने तालाब की हद चेंज कर दी। आप बात समझिए सर, पूरी बात मैं समझ रहा हूं। तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने की भी अगर ये शिकायत आ रही है कि दिल्ली पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है और वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार कर रही है, बिल्डिंगों में कर रही है, तो इसलिए दिल्ली पुलिस को ही उस कार्रवाई करने से रोक दो कि आप सिर्फ एमसीडी को इंफॉर्मेशन दो। एमसीडी का काम है अपना काम करें। नहीं हम एक पुलिस की भी बने रहे। अनिल जी, ये नेताओं के साथ में भी ये अब मेरी बात समझिए तो। सर पहले अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। मैं समझ रहा हूं। अब पहले मेरी सुन लो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर जिम्मेदारी की बात मानी जाए तो एमसीडी की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कराया जा सकता, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करा सकता, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करा सकता, लोकल निगम पार्षद की जिम्मेदारी को इसको नहीं छोड़ा जा सकता, एमएलए की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा जा सकता, निश्चित तौर पर यहां तक होटल मालिक की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली पुलिस किसी जो भी नीचे स्तर तक है, सब लोग जिम्मेदार है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर बॉल फेंक रहे हैं। अगर एक भी सिस्टम ने जिम्मेदारी को स्वीकार करा होता तो निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। एक बात बड़ा स्पष्ट है, जैसे अतुल गर्ग जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि वो निश्चित तौर पर यह कही थी कि जो यूजर है, अगर यूजर जाकर के, मैं एज ए कस्टमर की बात कर रहा हूं, कि अगर यूजर जाकर के वहां पर बाकी सब चीज के साथ साथ में अपनी सेफ्टी की तरफ भी देख ले कि बाई चांस कोई दुर्घटना होती है तो इस पे एनओसी है या नहीं है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वाकई में निकलने का रास्ता है या नहीं है, वाकई में कितनी चौड़ी सड़क है या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के जिम्मेदारी की बात मानी जाए तो एक भी संस्था ने, एक भी विभाग ने, एक भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को कहीं भी पूरी तरीके से नहीं निभाया। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ठीक है, हो गया। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सर मैं उसी बात, एक किसी ने भी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, और इस जिम्मेदारी को ना निभाने का परिणाम यह है कि आज जैसे कि हमारी मुख्यमंत्री मौके पे पहुंची हैं, मरीजों को भी देखा है, कल हाई लेवल की कमेटी बुलाई है कि इस हाई लेवल की कमेटी बुला करके इस पर हमको कैसे कैसे ये भविष्य में ऐसा ना हो, इस पर विचार विमर्श करके कोई ना कोई रास्ता निकालना। सरकार इस बात में पूरी तरह से तत्परता से लगी हुई है, लेकिन मेरा जो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे भी मेरे मेयर काउंसलर साहब ये बात कह रहे हैं कि कोई हमारी सुनता नहीं। मैं बड़ा नर्म शब्दों से निवेदन करना चाहता हूं, काउंसलर अपने इलाके का मेयर होता है, काउंसलर की मर्जी। ठीक है अनिल जी, आपने ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हम समझ रहे हैं आपकी जो बात है, उसको जनता भी समझ रही है। उसमें कहां कितनी कमेटी बनेंगी, उन कमेटियों का क्या होगा, ये मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा था। हमारे साथ में उदय नारायण तिवारी जी भी हैं, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हैं नगर निगम लखनऊ। उदय जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि नगर निगम लखनऊ कुछ बिल्डिंग्स को ढा भी रहा है, कुछ जगहों पर उसने कार्रवाई की भी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं लखनऊ के अंदर ही, ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे भवन हैं, ऐसे होटल्स हैं, ऐसे बैंक्वेट हॉल हैं जहां पर किसी भी तरीके का नियम कायदा का पालन हुआ नहीं है।
तो क्या इंतजार है किसी दुर्घटना का, या फिर यह मान लिया जाए कि मलाई है, सब जगह कटी है और उसकी वजह से किसी की जिंदगी अगर जाती है तो पहले भी जाती रही है, अभी भी कोई घटना हो जाएगी तो जाएगी। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। आपको गलत सूचना मिली है। मैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कानपुर से 2013 में सेवानिवृत्त हो चुका हूं, मैं लखनऊ में नहीं। चलिए मैं माफी दूसरी बात मुझे बता कि आज का एक कार्यक्रम में जो दिल्ली में घटना हुई है उसके बारे में कुछ विचार आपसे आमंत्रित किए जाएंगे, तो मैं उस विषय में कुछ कह सकता हूं। लखनऊ के बारे में वर्तमान में कोई बात नहीं, आप कानपुर में ऐसा थोड़ी है कि ऐसे इलाके नहीं होंगे, जब आप सर्विस में रहोगे तभी वो बिल्डिंग्स बनी होंगी, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन कानपुर भी कोई सीधा सीधा तो शहर है नहीं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी शहर, चाहे कानपुर हो या लखनऊ हो, हर शहर की कुल मिला के एक ही समस्या होती है और वही समस्या जो है एक विकराल रूप ले लेती है। और आज की जो स्थिति सामने आई है दिल्ली की और की जो बात आपने बताई, देखिए कुल मिला के सिस्टम तो सब बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन जो हम लोगों के अंदर ये गैर जिम्मेदारी की भावना और उसका जो दूसरा पहलू है, जो उसके जैसे होटल का मालिक है या हॉस्पिटल का मालिक है, वो अपने शॉर्टकट्स अपनाते हैं और उसी के कारण ये समस्या आती है। तो जरूरत इस बात की है कि जो सिस्टम बनाए गए हैं उनका 100% अनुपालन किया जाए, और वो अगर अनुपालन हो जाएगा तो हम समझते हैं कि पूरा 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 90% तो रुकावट उनमें आ सकती है। अब कहिए कि कैसे इसको लागू किया जाए, तो देखिए हर चीज के दो पहलू हैं। जैसा अभी हमारे अनिल जी ने कहा कि जो आता है, यात्री आता है, वो भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। मैं तो उसके साथ एक दूसरी बात करता हूँ। जैसे अभी ये जो दिल्ली की घटना हुई, एक पतली सी सड़क में इतना ऊंची बिल्डिंग बन गई, होटल चलने लगा, तो हम तो ये कहेंगे कि आज का जो युग है, जब हम मोबाइल से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हम अपने सारे नागरिकों को इतना एम्पावर कर दें अपने सिस्टम में चेंज ले आके कि अगर किसी गली में किसी सड़क पर कुछ इस तरह का निर्माण होता है तो वो सूचना सीधे जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके सामने पहुंच जाए या देने के लिए उनको अधिकार दे दिया जाए। तो इस तरह से जब बहुत सारी समस्याएं एक ही स्थान की कई व्यक्तियों द्वारा दी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि जो भी म्युनिसिपल कमिश्नर या जो भी कंसर्न फायर अफसर या जो भी जिम्मेदार होगा उसको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो आज की स्थिति के अनुसार कम से कम ये कहने को होगा कि देखिए इतने नागरिकों ने इसके बारे में वहां के अगल बगल के या ऐसे लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद में तो ये कुछ मेरे कहने का मतलब यह है कि पावर शिफ्ट की जरूरत है। जो पावर अधिकारियों ने इंस्पेक्शन की है, वह इंस्पेक्शन की पावर हमारे नागरिकों को ट्रांसफर कर दी जाए और उनको भी उतना ही महत्व दिया जाए, जिससे कि ठीक है। अनिल जी, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि देखिए बात केवल फायर एनओसी की ही नहीं है, जीएसटी के इंस्पेक्टर जाता है वहां पे भी करप्शन की बात आती है, एनओसी की, इसके अलावा एमसीडी का कोई अधिकारी गया वहां पर भी कोई किसी अथॉरिटी का आदमी गया उसमें भी करप्शन की बात आती है। तो सवाल इस बात का है कि ये करप्शन जो है वो अपनी तरीके से एक सिस्टम का पार्ट ही है, आप उसके ऊपर कुछ भी बहस कर ले, लेकिन वो सबको लगता है कि मेरा हक है, मैं सरकारी नौकरी में हूं, तो वो अपनी तरीके से छिनैती करता है। जो नेता है उसका कट कमीशन अलग तरीके से पहुंचता है, ले दे करके। अब कोई व्यापारी है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपनी तरीके से, फिर उसको जैसे समझ में आएगा वो अपनी तरीके से करेगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का हमारा देश चल रहा है, जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, तो इसमें सावधानी की जरूरत ही कहां बचती है। दुर्घटनाएं होती रहेंगी, बस ये है कि हम उसकी चपेट में ना आए। आज की चर्चा में तो ये बात निकल रही है।
अनम्यूट तो कीजिए। कि हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, लेकिन अगर हम कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाएं कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे बड़ा उदाहरण है कि अगर हम किसी चीज को करने के लिए जा रहे हैं, हम कानूनी पचड़े में ना पड़े, बेशक एनओसी देखें नहीं देखें, उस बिल्डिंग की परमिशन मिली नहीं मिली, हम अपनी जान की बाजी को लगाते हुए कि अगर आग लग जाती है तो कहां से निकलेंगे, भूकंप आता है तो क्या क्या परिस्थिति होगी, हम निश्चित तौर पर जिस टाइम किसी चीज को बुक करने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखते। उस समय की आवश्यकता अनुसार निर्णय लेकर के हम फैसला ले लेते हैं। और इसके अंदर ना तो कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे अगर हम मानो अग्निशमन की भी बात करें तो निश्चित तौर पर अग्निशमन बिल्कुल ठीक है कि अग्निशमन डिपार्टमेंट निरीक्षण नहीं करता, अग्निशमन डिपार्टमेंट इतने लोग नहीं है कि जो घर घर जाकर के उसका करें, लेकिन अग्निशमन डिपार्टमेंट के पास भी अगर कोई आदमी एनओसी के लिए अप्लाई करता है और उसको एनओसी नहीं दी जाती तो अग्निशमन डिपार्टमेंट भी संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभागों को उसकी सूचना देता है, उसकी बिजली काट दी जाती है, उसके पानी काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है ना जी, हर एंगल पर लापरवाही, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे अग्निशमन है, चाहे एमसीडी वाले हैं, चाहे तुम्हारा वाटर डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में इस तरह का काम है। और ये मैं एक बात आज इसके लिए बड़ी सरकार ठीक है, आपको सरकार में हो, तीनों जगह इस टाइम आप हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है कि जिस तरीके से हमने नक्सलवाद समाप्त करा, जिस तरीके से हमने आतंकवाद पर कंट्रोल करा, हम भ्रष्टाचार जैसी दानव रूप को भी हम कंट्रोल करेंगे और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तो इस तरह की दुर्घटनाएं भी होनी धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी और हम पूरी तरीके से, हमारी सरकार। चलिए ठीक है अनिल जी, आपने अपना वक्त दिया, अपनी बात रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश मीणा जी, सतीश जी, उदय जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिस समाज में रहते हैं और इस समाज में जो सिस्टम बने हैं, वो सिस्टम, उस सिस्टम के तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे और आपके ही जैसे किसी के परिवार से निकल करके वहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारी मेहनत की होगी, कोई एग्जाम बीट किया होगा और किसी ओहदे पर पहुंचे होंगे, पहुंच गए तो उसके बाद वो जो कर रहे हैं सब जानते हैं। इसी तरीके से आप भी या हम भी, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, ईमानदार कोई है नहीं। और ये आज की चर्चा में इतनी बात साफ है कि अभी तक ये हम लोग कहते थे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये यकीन मान लीजिए कि सावधानी तो कतई है ही नहीं, दुर्घटना नहीं हो रही है, इतनी देर आप सेफ हैं। दुर्घटना हो गई और आप उस जगह पर हैं और आप चपेट में ना आए तो भगवान का धन्यवाद कर दीजिए, और अगर आ गए तो नतीजा सबको पता है। इसलिए अगर कुछ सुधारना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम आग में जलकर मरना नहीं चाहते, हम किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में डूब करके मरना नहीं चाहते। जब ये भावना आम आदमी में 140 करोड़ लोगों के भीतर आएगी तो ये विभाग क्या है, इनको भी तो हम ही ने बनाया है। इनके पावर जो दी गई है वो हमारी संसद और विधानसभाओं से तो दी गई, नगर निगमों से ही तो दी गई, उनको भी तो हम ही ने बनाया, वो भी हो जाएगा। तो आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप इसके आगे पीछे का जिस दिन सोचने लगेंगे कि सब जिंदा रहें, दुर्घटनाएं ना हो, हमारा काम इस तरीके का हो, तो नहीं होगा। नमस्कार। दिल्ली सरकार ने और वहाँ के जो संबंधित ऑफिसर्स हैं पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। ना कुछ दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए। बताने के बाद लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफी थी, तो वो 37 सवा से 1.5 घंटा लेट फायर हुई। आप मजाक कर रहे हैं आप लोग।